हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने समय का सही जगह यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो एजुकेशन विद चेतन में आज आपका स्वागत है। और इसके साथ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पेट एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट, जो कि पेट एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट आपके इसमें जीके जीएस और हिंदी के 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट ऑप्शन होते हैं ये बिल्कुल भी बताना ना भूलें। और इससे आप लोग जब मुझे ये बताएंगे कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस और भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, अरविंद से शिशुवंत कैसे या रूपक या यमक अलंकार, कौन सा अलंकार होगा बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों। और इसके साथ में आप इस अलंकार के डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो भी याद किए हैं, जो भी पढ़े हैं, तो वो आपका और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। ठीक है दोस्तों, अब उपमा अलंकार कैसे है? जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्यता के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे ये जो दोहा दिया गया हुआ है, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे तनु नाम का ये शब्द लगा हुआ तनु। तो मैंने आपको बताया था, जहाँ तनु तनु जानू जानव मनु मानव ऐसे वाक्य लगे हों, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वह होती है, जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अर्थात यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये सारे हिंदी के क्वेश्चन हैं और आप लोगों को अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, एक निशाचर भाग। ठीक है, तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। ठीक है, पहले हम इस बात को समझते हैं। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? ये अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, जहाँ उपमेय में वर्णन था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चोंच, चरित्र, गेहूं, उछा। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है आपको ये बताना है। तो फटाफट बताइए इसका तत्सम शब्द कौन सा होगा। राइट ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जब भी आप कमेंट बॉक्स का उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली रन करता है और जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो भी रिप्लाई करें वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से करें। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा आपका चरित्र। चरित्र तत्सम शब्द है। ठीक है, चरित्र तत्सम शब्द है और अन्य सभी जो है तद्भव शब्द हैं। और तत्सम शब्द क्या होते हैं मैं ये भी आपको बता देता हूँ। वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और ये डेफिनेशन मुझे बार बार नहीं बतानी पड़ेगी, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज है। यहाँ पे दिया हुआ है बांझ, पुष्प, खीर, सूत। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा फटाफट बताइए इसमें से। तो जो तत्सम शब्द है वह है पुष्प, बाकी सारे तद्भव शब्द हैं। यहाँ पे जो पुष्प शब्द दिया हुआ है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ये तत्सम है, बाकी आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है। तद्भव शब्द कौन सा है फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे क्या चुनना है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? यहाँ पे पंख है। ठीक है, अन्य सभी जो है आपके जो है तत्सम है। तो यहाँ पे पंख जो है आपका सॉरी हाँ, तो यहाँ पे जो तद्भव है हमको क्या चुनना है? यहाँ पे तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए।
यानी यहाँ पे भी हमको केवल तद्भव शब्द ही चुनना है, तो तद्भव शब्द यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए पंख है। ठीक है, पंख जो कि तद्भव है, बाकी सारे आपके तत्सम शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्रूर का विलोम बताइए। जो क्रूर होता है, क्रूर, उसका विलोम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दयालु, कृपालु, स्नेहिल या सदैव। तो इसका जो विलोम शब्द होगा, इसके विपरीत, तो वो क्या होता है? क्रूर। क्रूर का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जिसे, जो क्रूर हो, तो वो क्या होता है? उसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा कृपालु। क्या होगा? कृपालु होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृपालु। दयालु नहीं होगा, याद रखिएगा। बहुत लोग दयालु यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो दयालु नहीं होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कृपालु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आकर्षित का विलोम शब्द है। तो आकर्षित, आकर्षित मीन्स अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का जो विलोम होता है वो होता है डिस्ट्रैक्शन। क्या होता है? अनाकर्षित। ठीक है, तो अनाकर्षित यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उदार का विलोम शब्द क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उदार का विलोम शब्द बताना है। फटाफट बताइए उदार का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? पुरुष, कठोर, कोमल, नम्र। इनमें से राइट ऑप्शन एक है, और आप लोगों को बताना है उदार का विलोम क्या होता है। दोस्तों उदार का जो विलोम होता है वो होता है कठोर। क्या होता है दोस्तों? कठोर होता है उदार का विलोम। याद रखिएगा, कठोर जो है उदार का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को छांटिए। क्या क्या बोल रहा है? अशुद्ध शब्द छांटने के लिए बोल रहा है। तो अशुद्ध लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब लिखा हुआ है, तो प्रतिबिंब यहाँ पे आपका अशुद्ध शब्द है, जो कि शुद्ध आपका प्रतिबिंब ऐसे होता है, आप सभी को पता होगा प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को छांटिए। तो शुद्ध शब्द को छांटना है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पे देखिए, वर्तनी के प्रासंगिक हो गया, नगण्य हो गया, गुजारित हो गया, कृत्रिम हो गया। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो शुद्ध शब्द यहाँ का आपका प्रासंगिक है। ठीक है, प्रासंगिक आपका शुद्ध शब्द है, बाकी आपके सारे अशुद्ध शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। समयिक, समयायिक, समयायिक और समायायिक। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है आप लोगों को। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? एक ही शब्द को इन्होंने 4 प्रकार से कर दिया है। ऐसे में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इनमें से कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पे जो समयायिक होता है वो पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप से यहाँ ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। समयायिक ऐसे ही लिखा जाता है शुद्ध रूप से, बाकी सारे अशुद्ध रूप हैं इसके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ हो के लिए एक शब्द छांटिए। जो विकसित नहीं हुआ हो, ऐसा पुष्प। ठीक है, तो ऐसा पुष्प जो विकसित नहीं हुआ उसके लिए एक शब्द बताइए, कौन सा होता है दोस्तों? फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। कोस, बौर, मुकुल या मंजरी। तो इसमें जो फूल जो है खिलता नहीं है, उसके लिए उसको क्या कहा जाता है? उसको कहता है मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सारे आपके अनसॉल्व पेपर से मैं लेके आता हूँ, और इनको सॉल्व करने के बाद ही मैं आप लोगों को पढ़ा पाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर लिया करें। लाइक करने से क्या होता है कि मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ और आपको और अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? आलोचना करने वालों के लिए एक शब्द छांटिए। तो आलोचना करने वाले को शब्द को एक शब्द छांटना है। तो आलोचना करने वालों को क्या कहते हैं? जो बुराइयां करता है, जो आलोचना करता है, उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आलोचक। क्या कहते हैं उसे? आलोचक कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। ठीक है, निंदा करने वाले को निंदक कहते हैं। ठीक है, बल्कि इनका जो समान अर्थ है वो एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं। दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द है। तो दोपहर के बाद के लिए समय जो होता है वो समय को क्या कहते हैं? हम लोग अपराह्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराह्न काल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, अपराह्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है सॉरी। तो इसका क्या पूछे? कारमुक का पर्यायवाची पूछे। कारमुक शब्द दिया हुआ है यहाँ पे,
और कार्मुक शब्द का पर्यायवाची बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। ऐसे ही शब्द से पर्यायवाची शब्द पूछता है जो आपने जल्दी पढ़ा ही नहीं होगा। तो कार्मुक का मतलब होता है बाण। क्या मतलब होता है? बाण होता है, तीर होता है, सर होता है, विशिक होता है, एशु होता है। ये सारे कार्मुक के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो अर्थात यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बाण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कार्मुक का पर्यायवाची है। ठीक है, सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है इसको आपको। तो सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है सेना का, वो होता है आपका अनिक। क्या होता है दोस्तों? अनिक होता है सेना का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, यहाँ पे तो सैनिक वो होता है आपका अनिक होता है, स्पेशल अनिक होता है। और इसके अलावा कटक, दल, चमू, फौज, ये सारे सेना के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? आत्मज का पर्यायवाची बताइए। 4 से 5 बार मैं क्वेश्चन ये करवा चुका हूँ, आत्मज का पर्यायवाची, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो आत्मज का पर्यायवाची होता है तनुज। क्या होता है दोस्तों? तनुज होता है आत्म का पर्यायवाची, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तनुज मतलब आत्म का पर्यायवाची। और इससे रिलेटेड आत्म जी का मतलब होता है एक बेटा। क्या होता है? बेटा होता है। तो बेटे का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पुत्र होता है, तनुज होता है, पूत होता है, सूत होता है, तनय होता है, बेटा होता है, ठीक है, लाल होता है। तो ये सारे जो है बेटे के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है राग दरबारी किसकी रचना है? तो राग दरबारी किसकी रचना है बताइए फटाफट। राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। राग दरबारी किसकी रचना है? तो दोस्तों अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं, तो मैं इनके बारे में बताऊंगा। राग दरबारी जो रचना है दोस्तों, यह रचना राग दरबारी जो रचना है, इसके जो लेखक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो लेखक हैं वो हैं श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल द्वारा यह रचित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है कामयानी किसकी रचना? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप हाई स्कूल इंटर पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि कामयानी, यानी ये कामयानी किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और इसके साथ साथ इस लेखक की पूरी रचनाएं बताइए, जितनी भी की और रचनाएं जो मैं आपको बता देता हूं, आप कहीं ना कहीं उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी हो गई उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उदार, शोकोवाच, कानन, कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू, लहर, ये सारी जो रचनाएं हैं ये सारी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्या कह रहा है? कलोल का समानार्थी शब्द है। तो कलोल का समानार्थी शब्द कौन सा है बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन। तो कलोल का मतलब होता है लहर। क्या होता है? लहर होता है, या एक प्रकार का झूमना होता है, जो थोड़ी देर के लिए झूमा जाता है। तो कलोल का जो यहाँ पे शुद्ध अर्थ होगा समानार्थी, तो वह होगा लहर। लहर यानी जो समुद्र में लहर आती है उसको क्या कहते हैं? कलोल कहते हैं। कभी कभी हमारे पेट में समुद्र के अलावा नदियों में भी कलोल होता है, यानी उसे हम लोग क्या कहते हैं? लहर कहते हैं। ठीक है, तो जो समुद्र के नाविक होते हैं, जो नाव चलाते हैं, तो उन लोगों को पता होता है, तो वो लोग कहते हैं देखो कलोल आ रहा है। ठीक है, तो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं ऐसी भाषाएं, तो उनके लिए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्या कह रहा है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रों में किसका पूर्व नाम है? ये आपका जीके का क्वेश्चन है। तो अभी जीके के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं, तो चलिए जीके के क्वेश्चन देखते हैं। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? तो बताइए किसका पूर्व नाम है फटाफट, राइट ऑप्शन बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? तो दोस्तों जो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यह केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का पूर्ण नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा केवला देव क्या है? केवला देव, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। जो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर जिले में स्थित है, और जो भरतपुर जिला है ये राजस्थान दोस्तों 10 मार्च 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अलावा
इसके बारे में अगर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जब नाम दोबारा से चेंज हुआ था तो इसका क्या कब हुआ था, तो वो हुआ था 1975 में। ठीक है दोस्तों। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्या कह रहा है, आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता है उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी होती है। तो बताइए, जिसका रिटर्न में कोई लेन देन नहीं होता उसके लिए कौन सी तारीख होती है। तो आयकर अधिनियम, फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों वो होता है 31 जुलाई। क्या होता है, 31 जुलाई होती है जो है कार्यरत काम के लिए राष्ट्रीय जो है इसमें जो है टैक्स जमा किया जाता है, 31 जुलाई, याद रखिएगा। 43 क्वेश्चन है, इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन के शुरू करने की योजना बना रहा है। तो इसरो जो है साल 2025 में किस ग्रह का अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की जो है प्रोग्राम बना रहा है, बताना है आप लोगों को। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए इसका। तो दोस्तों हाल ही में जब पेपर वगैरह आप करंट अफेयर्स की न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन याद रखने चाहिए, क्योंकि ये 2025 में होने वाली चीज़ है, तो अभी से ये करंट में चल रही है आपकी। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह में हाल ही में जो है 2025 में शुक्र ग्रह में अंतरिक्ष मिशन योजना की शुरुआत की जा रही है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 44 है। 44 क्या कह रहा है आपका, कोलकाता के किस पुल का नाम सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जय हिंद अलावा आपका जो है जो मेजर हार्ट पुल था, ये जय हिंद पुल के नाम पे रखा गया है। अभी हाल ही का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये मेजर हार्ट पुल जो है जय हिंद पुल के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल लोकतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 सितंबर को मनाया जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 15 सितंबर को मनाया जाता है, मुख्य विषय भागीदारी, पार्टिसिपेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। चलिए रीड करते हैं 46 क्या कह रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन रीड करते हैं, किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। तो किस राज्य, कौन सा राज्य है जो है पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चला रखा है। तो वह है आपका गुजरात। ठीक है दोस्तों, ये हाल ही में चलाया गया है, ये भी याद रखिएगा, करंट की न्यूज़ है सारी। अगला क्वेश्चन है 47 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA नहीं है। तो नहीं है बताना है आपको, जो CRA नहीं है। CRA का मतलब आप लोग समझते हैं तो अच्छी बात है। तो CRA देखिए, जो ICRA, अब CRA है तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो CRA में कौन सी है, तो वो है ICAR यानी आई कार कौन सी है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका, इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है यह आपकी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं 48 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिंगरलिंग मत्स्य पालन सेक्टर मीन्स होता है मछली पालन, मछली। ठीक है, मत्स्य का मतलब होता है मछली। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मत्स्य पालन सेक्टर। ठीक है, मत्स्य पालन सेक्टर। अब इसके बारे में बता देता हूँ, भारत सरकार के जो है इस मिशन, अगर स्पेशल इस मिशन का उद्देश्य जो है 2020 से 21 तक 15 मिलियन टन तक मछली यानी PC कल्चर का उत्पादन करना था। ठीक है दोस्तों, और मधुमक्खी पालन यानी AP कल्चर, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, AP कल्चर बोलते हैं। और बागवानी सेक्टर हार्टी कल्चर, बागवानी सेक्टर को क्या बोलते हैं, हार्टी कल्चर। एवं दुग्ध उत्पादन को क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति। ठीक है, तो कृषि एवं पशुपालन के अंतर्गत आते हैं ये सभी के सभी। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49 है, टपकन सिद्धांत आमात्री सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रकार आर्थिक वृद्धि के अभाव को नज़रअंदाज करता है।
तो बताइए, उपयोग द्वारा, बचत द्वारा, आय वितरण द्वारा या निवेश द्वारा। तो इनमें से राइट ऑप्शन आपको बताना है, फटाफट बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। तो वो होता है आय वितरण द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, आय वितरण। आय वितरण आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 रीड करते हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए कि इनमें से जो है कौन सी भारतीय महिला जो है किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल थी। फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो वो है सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, अब सरोजनी नायडू आ गए यहाँ पे। तो सरोजनी नायडू से जुड़ी एक बात याद रखिएगा कि ये जो है एक तो प्रथम महिला राज्यपाल थी, दूसरा सरोजनी नायडू ने राज्यपाल के विषय में एक शब्द कहा था कि राज्यपाल जो है सोने की चिड़िया में विराजमान रहने वाला एक पंक्षी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 51 है। 51 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मीन्स ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। तो वह कौन सा है, वह है HTTP। अब HTTP का फुल नेम क्या होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और यह एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन लेयर में प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल निम्नलिखित होते हैं, जैसे HTTP हो गया, FTP हो गया, और POP हो गया, MSTP हो गया, जो कि आपको नहीं पता होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए छोड़ दो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 52। 52 क्या कह रहा है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय लेखा की परीक्षा नहीं करते हैं। वैसे तो ये सभी जो है सभी सांसद और विधायक या फिर कह सकते हैं राज्यसभा या राज्य सरकारें की जो है लेखा परीक्षा करते हैं, लेकिन किसकी नहीं करते हैं ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन चुन के बताइए दोस्तों। तो किसकी नहीं करते हैं ये लोग, परीक्षा नहीं करते हैं, तो वह है आपका स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय की कभी परीक्षा नहीं की जाती, ना तो वो लेखक द्वारा की जाती है, ना परीक्षक द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53। 53 क्या कह रहा है, यह प्रसिद्ध युक्ति किसने लिखी थी। ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो यह जो लाइन है, यह लाइन किसने लिखी है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों यह जो लाइन लिखी गई थी, यह लिखी गई थी जॉन कीट्स द्वारा। जॉन कीट्स जो कि एक रोमांटिक पोएट्री के पोएट थे, यानी लेखक थे, ये रोमांटिक पोएट्री लिखे थे। और जॉन कीट्स की रचनाएं थी वह स्लीप एंड पोएट्री, टू एथमन टू कैस्कुज और टू फिजिक्स एंड बहुत सारी ऐसी हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं आपके, वो हैं जॉन कीट्स। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यह एक प्रकार के जो है रोमांटिक पोएट लिखते थे। याद रखिएगा, इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही पूछा गया है, तो याद रखिएगा जॉन कीट्स जो है एक रोमांटिक पोएट थे, यानी रोमांटिक लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था। जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड कब हुआ था, तो काकोरी कांड हुआ था 1925, यानी 1925 में काकोरी कांड हुआ था। याद रखिएगा, काकोरी कांड के बारे में बता देता हूँ। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, जिसे HRA की स्थापना 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा तथा सचिंद्रानंद संथाल व राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने की थी। ठीक है, और इसी की वजह से 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के ककोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती कर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। ठीक है, और इसमें जो है स्पेशली भगत सिंह भी शामिल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 55। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है। सियाचिन जो ग्लेशियर है हमारे इंडिया में पड़ता है, तो इसको लेकर किन किन देशों के बीच में विवाद है। ठीक है दोस्तों, तो यह है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। और सियाचिन के बारे में बता दें, पहले तो यहाँ पे देखते हैं इसका राइट ऑप्शन आपका जो है यह है आपका भारत और चीन। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में जो है बहुत ज़्यादा विवाद है सियाचिन और भारत को लेके। और सियाचिन जो ग्लेशियर लद्दाख ज़िले में काराकोरम श्रेणी में स्थित 72 किलोमीटर लंबा, 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा एक विवादास्पद ग्लेशियर है। ठीक है, और यह भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक भू राजनीतिक विवाद है। और सियाचिन ग्लेशियर युद्ध क्षेत्र है, यहाँ से लड़ाई की जा सकती है। ठीक है,
तो चलिए समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। 56 क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। ताजमहल को जैसे जो है संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, उसी तरह किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बहाई मंदिर, पंचमहल, रंगमहल, लाल किला। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है ये बताना है आप लोगों को। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। तो वह है आपका पंचमहल। पंचमहल को जो है, पंचमहल को स्वप्न का, पत्थर में स्वप्न का महल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बता देते हैं। ताजमहल को जो है संगमरमर में स्वप्न कहा गया है और पत्थर में स्वप्न जो है पंचमहल को कहा गया है। इसका निर्माण अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया था। फतेहपुर सीकरी जो कि आपका आगरा और उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है और आगरा के शहर में है। ठीक है, आगरा शहर जो कि आपकी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और यह 5 मंजिल की इमारत है, याद रखिएगा। और इसके प्रत्येक छत में अपनी निचली छत से छोटी है, यानी इसका जो आकार है वो कुछ इस प्रकार है, ताकि हर जो मंजिल बनी है वह जो है थोड़ा सा बड़ी छोटी होते बनी है। ठीक है दोस्तों, पंचमहल याद रखिएगा, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अकबर ने बनवाया इसको फतेहपुर सीकरी में, जो कि आगरा में स्थित है। आगरा जो कि यमुना नदी के किनारे है और यमुना नदी और आगरा जो है यूपी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उसमें जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है जिला क्वेश्चन क्या है 58 क्या कह रहा है? साहचर कोशिका क्या कह रहा है? साहचर कोशिका निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है? 4 ऑप्शन दिया है, राइट ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों साहचर कोशिका जो है ये एंजाइयोस्पर्म में होती हैं। किस में होती हैं? एंजाइयोस्पर्म में होती हैं। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा नहीं बता सकता एंजाइयोस्पर्म, लेकिन इसके बारे में जो थोड़ा बहुत अलग जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस एंजाइयोस्पर्म होता है यह प्रत्येक आवर्त बीजी पुष्पी पौधे जो है जितने भी होते हैं सबके अंदर ये होता है। ठीक है, और इनकी अगर बात करूं तो ये भोजन संवहन चलनी से नलिकाओं की सहायता से जो है बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59 क्या कह रहा है? आश्रु ग्रंथि कहाँ होती है? जो आंसू जब हमारे निकलते हैं तो वह ग्रंथि कहाँ होती है? तो वह होती है नेत्र के गुहा के निकट। ठीक है, नेत्र गुहा में होती है। कहाँ होती है? नेत्र गुहा में होती है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है और इसके दबने की वजह से हमारे आंखों से आंसू निकलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है? विद्युत रोधी मतलब, विद्युत रोधी का मतलब समझते हैं आप? ऊर्जा रोधी। विद्युत यानी जो बिजली को रोक सके, बिजली को इस पार से उस पार ना जाने दे, तो वह है आपका सूखी लकड़ी। क्या है आपकी? सूखी लकड़ी है जो कि आपकी विद्युत रोधी होती है। ठीक है, यहाँ पे तो केवल ऑप्शन में आपका लकड़ी दिया हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा सूखी लकड़ी, क्योंकि आपको पता होगा कभी कभार आप जब गीले लकड़ी से कभी करंट के तार छूते हैं तो करंट पास हो जाता है। तो विद्युत विरोधी नहीं होती वह, विद्युत विरोधी होती है लकड़ी जो कि सूखी होती है। ठीक है, जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रभावित नहीं की जाती उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक। बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा आप किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और उसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, इशू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स, रीजनिंग या केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायो का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हालांकि अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो मैं आपसे 1-2 दिन का टाइम लूँगा और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। जय हिंद, जय भारत।